Hey everyone, this is CA रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं CA इंटर इनकम टैक्स में। हमारा आज का हेड है क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ऑब्वियसली जो हमारी घर की इनकम है वो टैक्सेबल होती है कहाँ पर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। अब से पहली चीज जो हर हेड में होती है दैट इज व्हाट इज चार्जिंग सेक्शन। कि चार्जिंग सेक्शन बताएगा कि कौन सी इनकम यहाँ चार्ज हो सकती है और कौन सी इनकम यहाँ चार्ज नहीं हो सकती है। ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ चार्जिंग सेक्शन। कि चार्जिंग सेक्शन वो आपको बता देता है। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन बोलता है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या टैक्सेबल हो रही है। यहाँ पर एनुअल वैल्यू जो है घर की वो टैक्सेबल हो रही है। ठीक है, अब क्या टैक्सेबल हो रही है, एनुअल वैल्यू जो है वो घर की टैक्सेबल हो रही है। तो एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टनेंट देयर टू। ठीक है, तो हमारे जो घर वर्ड है उसका मतलब क्या है यहाँ पर, या तो बिल्डिंग है या तो कोई भी लैंड जो कि बिल्डिंग से कनेक्टेड है, जैसे कि कोई गैराज हो गया, कोई गार्डन हो गया और हमने उसको रेंट पे दिया है तो वो भी यहाँ पर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो रही है, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू घर की टैक्सेबल करना है। मैम एनुअल वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू है, रेंटल वैल्यू है, क्या है एनुअल वैल्यू, तो वो आपको बाद में पता लगेगा। बस आपको अभी ध्यान रखना है कि घर की एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। और घर का मतलब होता है बिल्डिंग या कोई भी लैंड जो कि बिल्डिंग से कनेक्टेड है। अगर सिर्फ लैंड है तो वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है, वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं असेसी इज ओनर। कि क्या असेसी ओनर है, तो हाँ असेसी को ओनर होना जरूरी है उस घर का। ठीक है, तभी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी कहां पर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या बात करता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कि कैसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा डिटरमिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। वापस से मैम की एनुअल वैल्यू होता क्या है तभी तो हम डिटरमाइन करेंगे। अगर एनुअल वैल्यू ही नहीं पता होगा तो डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो चलो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए हमको हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू जो है वो क्या होता है। तो अब अपन आ गए हैं फाइनली अपने मेन वर्ड के ऊपर जिसका नाम क्या है, एनुअल वैल्यू। ठीक है, एनुअल वैल्यू क्या बोलता है बेटा कि एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअल रेंट बोला है क्या, नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर। कि किसी भी प्रॉपर्टी का मैं साल भर का रेंट, क्या सेल वैल्यू बोला है, नहीं, क्योंकि सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन के अंदर। तो किसी भी प्रॉपर्टी का साल भर का एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो टैक्सेबल होगा कहां पर, तो वो टैक्सेबल होगा यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम। कि यहां पर अब आपको बताया गया है कि जो ऊपर की जो कंडीशंस शॉर्ट फॉर्म में दिया गया था अब उसको इलैबोरेट किया है कंडीशंस के फॉर्म में कि दीज आर दी कंडीशंस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। पहली कंडीशन जो है वो क्या बात करती है, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, लैंड मतलब बिल्डिंग और लैंड विच इज अपॉर्टनेंट टू बिल्डिंग, अपॉर्टनेंट टू बिल्डिंग। कि या तो आपके पास कोई बिल्डिंग है या कोई लैंड जो कि बिल्डिंग के अपॉर्टनेंट या कनेक्टेड है। तो सर बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग का मतलब क्या सिर्फ घर होता है, तो नहीं, बिल्डिंग का मतलब रेसिडेंशियल भी होता है, फैक्ट्री बिल्डिंग भी होती है और कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो तो वो भी हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं आपको सिर्फ घर सोचना है, नहीं, बिल्डिंग मतलब जिसके ऊपर छत हो और जिसकी जमीन हो तो वो आपकी क्या हो जाती है, बिल्डिंग। वो कमर्शियल, रेसिडेंशियल, फैक्ट्री सब हो सकता है। ठीक है, अब लैंड अपॉर्टनेंट टू बिल्डिंग क्या होता है, तो कोई भी ऐसी एरिया जहां पर लैंड मेजर पार्ट है बट वो बिल्डिंग से कनेक्टेड है और हमने उसको रेंट पे दिया है। फॉर एग्जाम्पल हो जाता है कोई गार्डन हो गया या कोई गैराज हो गया, तो वो आ जाता है लैंड अपॉर्टनेंट टू बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद
नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है जो बोलता है लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड, कि अगर मैं खाली लैंड को रेंट पे करती हूँ तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बिल्डिंग नहीं है ना सर, बिल्डिंग टैक्सेबल होती है हाउस प्रॉपर्टी में। अगर सिर्फ लैंड है तो वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा या पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बोलती है? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है असेसी शुड बी ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि असेसी जो है ना सर वो उसका ओनर होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो लैंड को भी ओन करे, अगर वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग को भी ओन करता है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जो ओनरशिप राइट्स हैं वो आपके मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फ्री होल्ड हो, मतलब कि ओरिजिनल ओनर हो। अगर आपके पास लीज होल्ड राइट भी है किसी बिल्डिंग का तो उसको अपन ओनर बोल सकते हैं। तो ओनर का मतलब क्या होता है? जिसके पास लीगल राइट है किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट कलेक्ट करने के लिए, तो उसको अपन ओनर बोलेंगे प्रॉपर्टी का। कई बार ऐसा होता है कि नाम ट्रांसफर नहीं हुआ होता, तो उस वजह से अगर जिस पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी है उसकी डेथ हो गई और लीगल एसेसीज को नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट फिर भी लीगल एसेसीज के पास राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी का रेंट कलेक्ट कर सकते हैं, तो उनको ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है यूज ऑफ प्रॉपर्टी, कि यूज कौन सा होना चाहिए? तो कमर्शियल यूज भी हो सकता है और रेसिडेंशियल यूज भी हो सकता है। अब इस यूज को किस पर्सपेक्टिव से देखा गया, किसके लिए कमर्शियल यूज बोल रहा है? तो बेटा टेनेंट, जो टेनेंट इस घर में रह रहा है ना, वो इसको घर की तरह यूज कर रहा है कि वो उसको दुकान के लिए यूज कर रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो वाला यूज, तो यूज में कोई दिक्कत नहीं है। बट यूज जो है वो टेनेंट का होना चाहिए, ओनर का यूज नहीं होना चाहिए। अगर ओनर अपने ही दुकान में अपनी ही दुकान बिजनेस चला रहा है, ठीक है, अपनी शॉप में अपना ही बिजनेस चला रहा है, तो क्या खुद को रेंट पे करेगा? नहीं। तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर वो खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो उसको आपको इग्नोर करना है उस केस को। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है बेटा, वेयर प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड मतलब कि आपने प्रॉपर्टी किसके लिए रखी है? बेचने के लिए रखी है। जहां पर बात की जा रही है किसकी? बिल्डर वाले केस की। ठीक है, कि प्रॉपर्टी जो है वो क्या? स्टॉक इन ट्रेड है। तो अगर असेसी जो है ना वो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है फर्स्ट वाले केस में कि असेसी का प्राइमरी बिजनेस सिर्फ लेटिंग आउट, रेंट पे देना है, वो बेचता नहीं है। ठीक है, तो क्या ये फर्स्ट वाला पर्सन जो है वो बिल्डर हुआ? नहीं, ये बिल्डर नहीं है, क्योंकि इसका काम सिर्फ रेंट आउट करने का है। तो अगर उसका काम सिर्फ रेंट आउट करने का है प्रॉपर्टीज को, तो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में, और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी को कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। ठीक है, लेकिन अगर बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो लेट आउट करती है किसको? प्रॉपर्टीज को, और प्रॉपर्टी इज लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो यहां पर क्या बात कर रहा है कि पहली बात तो ये केस किसका है? या तो बिल्डर का है या कंस्ट्रक्शन कंपनी का है। तो मैम बिल्डर का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कंपनी का मेन बिजनेस क्या होता है? तो जो बिल्डर है या कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका मेन बिजनेस क्या होता है? प्रॉपर्टी को बेचना, मेन बिजनेस रेंट पे देना नहीं होता है। ठीक है, तो जो बिल्डर है या कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका मेन बिजनेस है प्रॉपर्टीज को बेचना, और जो बची हुई प्रॉपर्टीज है उनको वो क्या कर देते? रेंट पे दे देते। तो वो उनका सेकेंड या सेकेंडरी बिजनेस हो गया या अदर इनकम में आ गया। ठीक है, तो ये अदर बिजनेस हो गया वो, लेकिन उनका मेन बिजनेस क्या है? प्रॉपर्टी को बेचना। तो वहां पर अपन बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी गई है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी बच गई उसको वो लोग क्या कर देते हैं? रेंट पे दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी बच गई है। तो जो प्रॉपर्टी बची है क्या बिल्डर ने उसे लेट आउट किया है या बिल्डर ने उसे लेट आउट नहीं किया? अगर बची हुई प्रॉपर्टी को बिल्डर ने लेट आउट नहीं किया है तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर बची हुई प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है वो तो वो टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर लेट आउट नहीं किया है तो उस केस में आपको एक फायदा मिलेगा। यूजुअली हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आप रेंट पे नहीं दे रहे हो तो भी उसको नोशनल बेसिस पे मान के रेंट मतलब टैक्स लगा दिया जाता है, नोशनल बेसिस पे रेंट टैक्सेबल होता है। बट यहाँ पर ना बिल्डर को एक फायदा दिया गया है,
और क्या फायदा दिया गया, बोलता है कि अगर कोई पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट नहीं हुई है और वो अगर बिल्डर है प्रॉपर्टी का, तो उस केस में एनएवी जो है वो क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। और कब तक एनएवी नील रहेगी, तो 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव। तो जब आपको घर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है उस साल के एंड से 2 साल तक आप प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है उसको आप क्या ले सकते हो, नील ले सकते हो। ठीक है। और मैम 2 साल के बाद क्या होगा, तो 2 साल के बाद आपको उसको डीम्ड तरीके से टैक्सेबल करना पड़ेगा। मतलब आप मान लोगे कि वो डीम्ड टू बी आपकी क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है। और ये वाला केस क्या है, जहां पर प्रॉपर्टीज जो है वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी गई है, तो इसलिए हमने यहां से यहां तक वो डील किया। आई होप आई एम क्लियर। यस। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया है क्या, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की हाउस प्रॉपर्टी होती है। एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जो लेट आउट प्रॉपर्टी है वो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है। जो लेट आउट प्रॉपर्टी है वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें आप खुद रह रहे हो, तो आप ओन रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको ये चेक करना है कि इन टोटल आपके पास 2 घर है या 2 से ज्यादा घर है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घर है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एनएवी नील ले सकते हो हाउस प्रॉपर्टी की सिर्फ और सिर्फ 2 घर की। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर है तो आप एनी 2 हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी 2 हाउस प्रॉपर्टी का एनएवी जो है वो क्या ले सकते हो, नील ले सकते हो। और जो रिमेनिंग हाउस प्रॉपर्टीज है उसको आप क्या लोगे, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। कि जो रिमेनिंग हाउस प्रॉपर्टी है उसको क्या करोगे आप, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान के टैक्स लगा दोगे। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही हाउस प्रॉपर्टीज तक मिलता है, उसके आगे आपको नोशनल बेसिस में जो है वो प्रॉपर्टी को टैक्स लगाना होता है। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। यस। नाउ ये जो है ना सर वो क्या है, हमारा फॉर्मेट है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम यही फॉर्मेट फॉलो करते, मतलब फॉर्मेट जो है वो क्या है, एकदम फिक्स्ड है। ठीक है। आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, आपको सिर्फ एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है। ठीक है। इसलिए सबसे इजी होता है हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि भले क्वेश्चन में कितने भी नए पॉइंट आ जाए आंसर यही रहने वाला है। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 जो अपन लेते हैं, क्या, दैट इज माय म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, तो म्युनिसिपल वैल्यू मींस रेंट एज पर म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी ने जो रेंट डिसाइड किया है किसी एरिया का, तो दैट इज योर म्युनिसिपल वैल्यू। नेक्स्ट बात करेंगे फेयर रेंट। तो फेयर रेंट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। ठीक है। फेयर रेंट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, मतलब कि उस एरिया का सिमिलर प्रॉपर्टीज का जो रेंट है वो क्या है। ठीक है। कि अगर यही दुकान में सिर्फ इतने स्क्वायर फीट की अगर मैं बाजू वाली बिल्डिंग में ले लूं तो मेरे को कितना रेंट पड़ेगा, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। ठीक है। थर्ड अपन लेते हैं क्या सर, विच एवर इज हायर। किसका विच एवर इज हायर, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट का, जो भी हायर होगा ना वो अपन ले लेंगे थर्ड पॉइंट में। फिर फोर्थ में अपन क्या लेंगे, फोर्थ में अपन लेंगे स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रेंट ऑफ दैट एरिया, कि उस एरिया का मैक्सिमम रेंट जो है वो इतना हो सकता है। तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड होता है एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया जिसमें पता है कि इस एरिया का रेंट जो है वो इतना हो सकता है। तो विच एवर इज हायर ये वाला और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लोअर होगा, वो आप लोगे क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे साल भर में एक प्रॉपर्टी से कितना रेंट आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा उस टाइम का होगा, मतलब घर बनने के बाद, मतलब जब पूरा घर कंप्लीटेड पोजीशन में है उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी का रेंट कितना हो सकता है, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी सर, एक्चुअल रेंट की। कि एक्चुअल रेंट क्या होता है, तो एक्चुअल रेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल रेंट मतलब एक्चुअली में एसएससी को कितना रेंट रिसीव हुआ है, जितना इसमें कौन कौन सी चीजें जो माइनस होगी, तो अनरियलाइज्ड रेंट की जो हमको नहीं मिला वो, और प्लस वैकेंसी था तो वो वाला। तो अल्टीमेटली एक्चुअल रेंट का मतलब होता है कि जितना रेंट मेरे हाथ में आया, जितना पैसा मुझे एक्चुअल में रिसीव हुआ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, माय एक्चुअल रेंट।
ठीक है। और उसके बाद ये जो है क्या, वैकेंसी रेंट। तो वैकेंसी रेंट का मतलब है रेंट लॉस्ट ड्यूरिंग वैकेंसी, कि अगर मेरा घर वैकेंट नहीं होता तो कितना रेंट मुझे मिलता, तो दैट इज रेंट लॉस्ट ड्यूरिंग द वैकेंसी, तो वो अपन ये ले लेंगे। अगर अभी अपन मान लेते हैं कि जो वैकेंसी का केस है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो हम लोग को अभी निकालना है क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि आपने ही पढ़ा है कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबल होता है, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। तो अभी हमारे हिसाब से हमारी जो एक्सपेक्ट जीएवी आएगा वो क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज व्हाट माय जीएवी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे बेटा, सबसे पहले आप लोगे म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, ठीक है, वो थर्ड में आ जाएगा। फिर थर्ड और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो क्या आ जाएगा आपका, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर वो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में फिर आप माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर में आपने कितना म्युनिसिपल टैक्स पटाया है, और तो आ जाएगा आपका क्या, नेट एनुअल वैल्यू। तो यहां पर अपन लोगों ने एक चीज पे अभी गौर नहीं किया है, दैट इज म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले अपन समझ गए कि जेवी क्या होता है, जेवी आ गया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, कैसे आया, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अभी वैकेंसी रेंट की बात नहीं हो रही है, वैकेंसी का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। अभी अपन आ जाते हैं डायरेक्ट म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पहली बात तो कब पे किए बेटा, प्रीवियस ईयर में। तो अगर आप पिछले साल का भी इस साल पे करते हो, पहले 10 सालों का भी आप इसी साल में पूरा पे कर देते हो, तो जिस साल में आप पेमेंट करते हो उसी साल में आपको डिडक्शन मिलती है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन से साल का है, उससे लेना देना नहीं है, ये पेमेंट बेसिस में डिडक्शन मिलती है। तो 24-25 में मैंने जितना पे किया वो यहां पर अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब किसको पे करना है बेटा, ओनर को, क्योंकि इनकम किसकी है, ओनर की है, तो ओनर पे करेगा तभी अपन माइनस करेंगे। अगर ओनर ने पेमेंट नहीं किया है तो यहां पर अपन माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये अपन ये कर दिए, तो आपका आ गया क्या, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो जीएवी में से आप क्या माइनस किए, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो आपका क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया। अब नेट एनुअल वैल्यू में से आपको डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। तो दो डिडक्शन है, एक मिलती है 24A के अंदर। 24A बात करता है सर स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, ये किसके लिए मिलती है, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। तो आपने जितना भी खर्चा करा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने टोटल क्या बोलते हैं, पूरा आपके रेंटल वैल्यू का 50% खर्चा कर दिया है, बट क्या यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलेगी एक्चुअल की, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 30% मिलेगा। तो आप खर्चा करो मत करो, कितना भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। 30% हम रिपेयर मेंटेनेंस के तौर पे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे, और एक्चुअल खर्चों की कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन, कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लोन है ना सर, वो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये माइनस कर दिए, तो फिर आ जाएगा क्या आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी आपका क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन में कभी आपको अनरियलाइज्ड रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव वो दिया हुआ है, तो आपको वो यहां पर लिखना है 30% माइनस करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन। इस फॉर्मेट में कहीं पर भी उसको ऐड ना करें, अलग से नीचे में उसको हाउस प्रॉपर्टी के साथ ऐड करके टोटल यहां पर दिखा दे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना सर, वो किसका है, लेट आउट प्रॉपर्टी का है। ये पूरा अभी तक किसका पढ़ रहे हैं, लेट आउट का। क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ लिखा हुआ है, नहीं, तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनएवी क्या होता है, नील होता है, ठीक है। तो ऊपर में कुछ नहीं आएगा मैम, हाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील हो जाएगी, क्योंकि नील का 30% तो नील ही होता है ना सर, तो इसलिए यहाँ पर नील हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन, ये आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हाँ ये माइनस होगा। और तो आपका आंसर जो है वो क्या हमेशा नेगेटिव में आएगा, हाँ। आपको अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपने जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भरा है अंडर सेक्शन 24B, वो हमेशा आपका आंसर होगा, और वो हमेशा नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि उसको नील से माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और इनकम टैक्स में नेगेटिव आंसर
या दाग जो है वो अच्छे होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है सर, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है ऐसा रेंट जो हमको रियलाइज नहीं हुआ है। वाओ मैम, वेरी क्लियर आंसर। ऐसा रेंट जब हमारी प्रॉपर्टी में बंदा रह रहा था सामने वाला, बट उसने हमें रेंट नहीं दिया, वो इतना बड़ा गुंडा है कि वो भाग गया और हमको बिना रेंट दिए भाग गया और हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड रेंट मतलब कि हमने कितनी भी कोशिश कर ली बट हमें अपनी प्रॉपर्टी का किराया नहीं मिला जो हमको मिलना चाहिए था। तो अपन सीधे साधे लोग, अपन कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनकम टैक्स सर आपके साथ है, इनकम टैक्स आपको फायदा देगा और वो यहाँ पर फायदा देगा, ठीक है। तो मैम कैसे फायदा देगा, तो बेटा जिस साल में आपके साथ ये हादसा हो चुका है, मतलब आपको जिस साल में ये रेंट नहीं मिला है, तो इन द ईयर ऑफ ऑकरेंस, कि इस साल मेरे 4 महीने मेरी प्रॉपर्टी में कोई बंदा रहता था और उसने 4 महीने का रेंट ही खा गया मेरा, ठीक है। तो उस साल में इनकम टैक्स मुझे क्या बोलेगा कि आप एक्चुअल रेंट में से माइनस कर दो, ठीक है, कि एक्चुअल रेंट में आपका जो आपका रेंट आपको नहीं मिला है वो आप माइनस कर दो। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई हम तुमको माइनस करने तो देंगे, लेकिन हमारी 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, क्योंकि हमको भी हर कोई बेवकूफ ना बना जाए ना, तो इसलिए हमने 4 कंडीशन बना दी है, ठीक है। क्या कंडीशन है, पहली बोलता है टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, कि टेनेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए, रियल ओरिजिनल होनी चाहिए। दूसरा बात करता है क्या, अब दूसरा क्या बात करता है सर, बोलता है कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट था उसने प्रॉपर्टी खाली कर दी है और आपकी वो किसी और प्रॉपर्टी पे भी नहीं रह रहा है। ऐसा नहीं आपने कि एक में आपने प्रॉपर्टी में दे दिया उसको रेंट पे, फिर क्या बोलते हैं उसने रेंट नहीं दिया, आप उसको दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर देते हो, नहीं ऐसा नहीं होता। आप उसको दूसरी प्रॉपर्टी में भी नहीं रख रहे हो और आपने सारी कोशिश कर ली अपना रेंट रिकवर करने की, बट आपसे फिर भी रेंट रिकवर नहीं हुआ है, तो उस केस में आप माइनस कर सकते हो। फिर सेकेंड क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन ईयर, कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उस आदमी को ऐसा लगा कि नहीं अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपना पैसा आपका जो रेंट है उसको वापस दे दिया, तो जिस साल में आपको मिला उस साल में वो बन जाएगा क्या, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट होगा अमाउंट रिसीव्ड इनटू 70%। क्यों 70%, क्योंकि 30% क्या होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। तो 70% आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है सर किसका, वैकेंसी का, कि अगर मेरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वैकेंट है ड्यूरिंग द ईयर, कि अगर मेरी प्रॉपर्टी खाली है या वैकेंट है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है सर वो क्या होगा, कि अगर मेरी प्रॉपर्टी खाली है ड्यूरिंग द ईयर तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो अगर वैकेंट है ड्यूरिंग द ईयर या नॉट वैकेंट ड्यूरिंग द ईयर, तो नॉट वैकेंट वाला किस्सा तो अपन पढ़ चुके हैं कि नॉट वैकेंट ड्यूरिंग द ईयर में आप लोगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, वो आपका क्या बन जाएगा, जीएवी। लेकिन अगर वेकेंट ड्यूरिंग द ईयर है तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आपका होगा यहां पर, अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है किससे, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट को मिला के, अगर आपने एक साइड पे रखा है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट और एक साइड में रखा है किसको, एक्सपेक्टेड रेंट को, और एक्सपेक्टेड रेंट वाला पलड़ा भारी है तो उसको अपन क्या बना देंगे, जीएवी बना देंगे। लेकिन एक साइड आपने रखा है एक्सपेक्टेड रेंट को और दूसरे साइड में आपने रखा हुआ है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट को, और आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट वाला पलड़ा भारी है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपका जो एक्चुअल रेंट है ना सर वो क्या बनेगा, जीएवी। और बहुत जेन्युइन सी बात है, जब वैकेंसी थी तब मेरे को क्या रेंट मिला था, नहीं, जब मेरे को रेंट मिला ही नहीं तो मैं उसको टैक्सेबल क्यों करूंगी, ठीक है। इसीलिए अपन क्या लेंगे, एक्चुअल रेंट को जीएवी बना देंगे, ठीक है। अब मैम एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है, वैकेंसी रेंट कैसे निकलता है और एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो मंथली रेंट, जो मेरा मंथली रेंट आ रहा है वो इनटू नंबर ऑफ मंथ जितना ऑक्यूपाइड था माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। वैकेंसी रेंट में जो मेरा मंथली रेंट है वो इनटू नंबर ऑफ मंथ हाउस वाज वेकेंट, जितने मैंने खाली था इनटू कर देंगे, मेरा आ जाएगा वैकेंसी रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट मतलब कि एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द हाउस वाज फुल्ली कंस्ट्रक्टेड, कि घर पूरा बन चुका था, तो अगर साल भर में घर फुल्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, मान लो वो साल के बीच में बना, तो एक्सपेक्टेड रेंट जितने टाइम घर कंप्लीट हो चुका है उसके बाद का पीरियड का लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट माय
प्रॉपर्टी इज वैकेंट ड्यूरिंग द ईयर का कॉन्सेप्ट, तो उस केस में हम जीएवी जो है सर वो कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, 115 बीएसी इफेक्ट्स। 115 बीएसी इफेक्ट बात करता है क्या, फॉलोइंग डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड, कि फॉलोइंग डिडक्शन जो है ना सर वो आपको अलाउ नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 24B का इंटरेस्ट जो है वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। क्या लेट आउट प्रॉपर्टी बोल रहा है, नहीं, लेट आउट में अलाउ हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको अलाउ नहीं होगा। और सेकेंड क्या बात करता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस, ठीक है। इंट्रा हेड बोल रहा है क्या, नहीं, इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑल्सो नॉट अलाउड। एक तो इंटर हेड भी अलाउड नहीं है और दूसरा उसको कैरी फॉरवर्ड करना भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये बोलते हैं 115 बीएसी में फॉलोइंग डिडक्शंस जो है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, कि जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो आपको सेक्शन 24B में मिल रहा है वो आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यहां पर आपको दो तरीके की प्रॉपर्टी है, एक है लेट आउट प्रॉपर्टी, दूसरी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें क्या है ना, फुल इंटरेस्ट अलाउड, कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो अलाउ हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको देखना है ऑप्शनल टैक्स रिजीम और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ठीक है। अब ऑप्शनल टैक्स रिजीम है ना, तो इसमें दो केस है, एक है आपका स्पेशल केस, दूसरा है आपका जनरल केस, ठीक है। लेट आउट में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, लेट आउट में पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको रिजीम देखनी है, डिफॉल्ट में अलाउ नहीं होगा, ऊपर ही पड़ा है अभी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में अलाउ हो जाता है, तो उसमें दो केस है, एक है जनरल केस, एक है क्या, स्पेशल केस। तो जनरल केस है उसमें अलाउ होगा ₹30,000 पर को ओनर, कि पर को ओनर के हिसाब से आपका 30,000 अलाउ हो जाएगा। ये पर प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब अगर एक आदमी 4 प्रॉपर्टी का ओनर है तो उसको 30,000 ही मिलेगा इन टोटल, ठीक है। अब स्पेशल केस में आपको अलाउ होता है ₹2 लाख पर ओनर, बट स्पेशल केस में क्या है, तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होगी तो वो स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस क्या बोलता है कि लोन जो है ना सर वो कब लिया गया है, ऑन और आफ्टर 1/4/1999, कि लोन 1/4/1999 के बाद लिया गया। लोन इज फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन नॉट रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, कि लोन जो है वो परचेज के लिए लिया गया, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया, बट रिपेयर के लिए नहीं लिया गया, क्योंकि रिपेयर के लिए कितना मिलेगा 30,000 और परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेगा 2 लाख रुपीज। और कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब से 5 साल, तो जिस साल में आपने लोन लिया है उस साल के एंड से 5 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब से, फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन इज टेकन, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा और अदरवाइज 30,000 मिलेगा। तो अगर मैं 115 बीएसी को वापस से देखूं तो ये बोल रहा है 24B का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, तो वो एक्चुअल में मिलता कितना है, वो मिलता है इधर ₹2 लाख और 30,000, तो वो जो है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस का इंटर हेड एडजस्टमेंट ही मैक्सिमम कितना अलाउड है, 2 लाख रुपए, तो वो भी नहीं मिलेगा। प्लस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है वो आप कर सकते हो, तो वो भी यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है। अब प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, तो प्री कंस्ट्रक्शन मतलब ऑब्वियसली बात है घर खरीदने या घर बनाने के पहले का टाइम, पोस्ट कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन और उसका उसके बाद का टाइम, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इस दिन जो है वो क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्या स्टार्ट हुआ है, या तो डेट ऑफ लोन लिया है और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल में क्या लेते हैं विच एवर इज लेटर, बट हमारा दोनों दिन एक ही है, मतलब इसी दिन हमने लोन भी लिया और इस दिन घर बनाना चालू कर दिया, ठीक है। और कब, यहाँ पर इस दिन में हमारा घर जो है वो बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी, इस दिन जो है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इस दिन जो है वो हमारा घर बन के कंप्लीट हो गया।
तो जिस दिन हमारा घर बन के कंप्लीट हुआ ना, उससे पहले का जो 31 मार्च है वो ये वाली डेट है कि इस दिन जो है वो एंड हो गया हमारा, क्या उससे पहले का 31 मार्च जो है वो वाला डेट लेना है। तो डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर से लेके ईयर बिफोर ईयर डेट ऑफ कंप्लीशन से पहले का जो ईयर एंड है वो पीरियड जो है वो क्या होता है, प्री एक्विजिशन पीरियड। और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डेट से जिस दिन आपने लोन फुल्ली पे कर दिया है तो वो क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन कब से होता है, स्टार्ट होता है डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर। खत्म कब होता है, जिस साल में हमारा घर कंप्लीट हो रहा है जिस डेट में, उससे पहले का ईयर एंड दैट इज 31 मार्च। तो ये हमारा प्री हो गया और फिर नेक्स्ट डे से पोस्ट चालू हो जाएगा जो खत्म होगा जिस साल में मैं लोन फुल्ली पे कर रही हूँ। ठीक है, तो जो प्री एक्विजिशन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या प्री एक्विजिशन पीरियड में अलाउ होता है, नहीं। फॉर एग्जांपल प्री एक्विजिशन में टोटल इंटरेस्ट जो है वो है 4 लाख, तो क्या 4 लाख रुपए इस पीरियड में कभी भी अलाउ होगा, नहीं, इस पीरियड में अलाउ नहीं होगा। कभी भी इंटरेस्ट अलाउ होता है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। ऐसा क्यों मैम, ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। सरकार को लगता है कि अभी तुम हाउसिंग लोन ले लिए, उसको अपने बिजनेस में लगा दिए और घर के लिए तुमने लोन ही नहीं लिया, तो उस वजह से सरकार बोलती है नहीं, सरकार बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, मतलब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में ही आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट की रिडक्शन हम आपको देंगे। तो प्री की जो इंटरेस्ट है 4 लाख उसको हम करेंगे डिवाइड बाय 5। ठीक है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको पोस्ट में दे देंगे। तो शुरू के 5 साल में आपको प्री में अपनी प्री की रिडक्शन जो करंट ईयर की वो भी मिलेगी और प्लस पोस्ट का एक इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि पहले जो प्री का इंटरेस्ट था उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट के हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड एवरी ईयर, की इंटरेस्ट आपको हर ईयर अलाउ हो रहा है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही सिंपल सा कि डेट ऑफ लोन है 1/4/2021, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ आपका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस करना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रक्शन करना था और मैंने लिख दिया असेसमेंट। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है आपका 31/12/2023, लोन अमाउंट है 50 लाख, रेट है 9%। तो प्री एक्विजिशन पीरियड हो गया मेरा 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2023, क्योंकि इससे पहले का 31 मार्च लेना है, इससे पहले का 31 मार्च है 31 मार्च 2023। तो प्री एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया, 2 साल। तो मेरे को इंटरेस्ट निकालना है कितने का, 2 साल का। तो 50 लाख का 9% 2 साल के लिए आ गया कितना, 9 लाख रुपए। अब 9 लाख रुपए तो आ गया, डिवाइड बाय 5, तो हर साल में वो कितना अलाउ होगा, 1,80,000। कब से अलाउ होगा, तो जब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड चालू होगा। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 50 लाख का लोन है, 9%, तो हर साल कितना अलाउ होगा, 4.5 लाख। रिडक्शन आपको मिलेगी 23-24 से, 23-24 में प्री का मिलेगा 180 और पोस्ट का मिलेगा 450। ठीक है, उसके बाद 5 साल तक तो आपको प्री पोस्ट दोनों मिलेगा। ठीक है, लेकिन 6th ईयर से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का रिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है, और कब तक मिलेगा पोस्ट एक्विजिशन, जब तक आपका लोन जो है वो फुल्ली पे नहीं हो जाता। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने लोन जो है वो इंडिया के बाहर से लिया है और आपने टीडीएस अगर डिडक्ट नहीं किया, उसमें टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो वो इंटरेस्ट आपको इंडिया में अलाउ नहीं होगा। और आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया प्लस उसका कोई एजेंट नहीं है इंडिया में जो हमको टैक्स दे सके वो वाले इंटरेस्ट या इनकम के ऊपर, तो भी आपको अलाउ नहीं होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एजेंट है और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं भी किया है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड। सेम जैसे कि अनरियलाइज्ड रेंट था वैसे अरियर्स ऑफ रेंट अगर रिकवर हुआ है तो अमाउंट रिकवर्ड इनटू 70%। ठीक है, उसके बाद 2 केस आते हैं आपके, कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जो है वो क्या होगा, तो पार्टली लेट आउट मतलब कि आधे टाइम प्रॉपर्टी लेट आउट थी या आधा एरिया लेट आउट था। तो पार्ट लेट आउट में हम लोगों ने 2 केसेस बनाए हैं, एक बनाया है क्या टाइम वाइज पार्टली लेट आउट, एक बनाया है क्या एरिया वाइज पार्टली लेट आउट। ठीक है, टाइम वाइज और एरिया वाइज 2 बनाया। अब इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट इवन फॉर अ डे इट विल बी ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी,
कि टाइम वाइज में क्या होता है, केस क्या है कि अगर मैं आधे टाइम क्या बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाई कर रही हूँ या आधे टाइम लेट आउट कर रही हूँ, ठीक है, मैं आधे टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रही हूँ या मैं आधे टाइम अगर लेट आउट कर रही हूँ प्रॉपर्टी को, तो वो केस डेल्ट होता है टाइम वाइज में। एरिया वाइज में क्या होता है, मेरे पास 2 फ्लोर का घर है, एक फ्लोर ग्राउंड फ्लोर को मैं सेल्फ ऑक्यूपाई कर रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर को लेट आउट कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं एरिया वाइज। तो टाइम वाइज में हमको ट्रीटमेंट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो अगर मैं प्रॉपर्टी एक दिन भी सेल्फ लेट आउट करती हूँ तो मेरे को पूरी प्रॉपर्टी को साल भर लेट आउट ट्रीट करके आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया वाइज के अंदर, ठीक है, एरिया वाइज के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को एरिया वाइज में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि म्युनिसिपल वैल्यू है, तो अगर घर 50-50 है तो 50-50, तो सब चीज जो प्रोपोर्शनेट बेसिस में डिसाइड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का ही होता है, तो वो पूरा का पूरा लेट आउट पीरियड में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने घर तो रेंट पे दिया, ठीक है, बट घर के साथ अदर एमिनिटीज भी दिए, जैसे कि फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, कूलर और बहुत सारी फैसिलिटी, ठीक है। तो मैं जो रेंट ले रही हूँ वो सबका लूंगी ना भाई, मैं अगर घर दे रही हूँ, घर के साथ अदर फैसिलिटी दे, तो रेंट ज्यादा लूंगी। तो रेंट जो है मेरे हाउस का है और प्लस रेंट अदर एमिनिटीज का है। तो क्या एग्रीमेंट सेपरेबल है कि एग्रीमेंट जो है वो इनसेपरेबल है? सेपरेबल का मतलब क्या है कि मेरे को पता है कि घर का रेंट कितना है और अदर एमिनिटीज का रेंट कितना है। तो अगर मेरे को पता है कि मेरे को घर का रेंट पता है, तो मैं घर को टैक्सेबल करूंगी हाउस प्रॉपर्टी में, अदर एमिनिटीज को टैक्सेबल करूंगी IFRS या PGBP में। और अगर मेरे को नहीं पता घर का कितना है और बाकी चीजों का कितना है, तो मैं पूरा का पूरा कहाँ डालूंगी, अदर सोर्सेस में डालूंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसके कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, डीम्ड ओनर, ठीक है। डीम्ड ओनर में क्या होता है, 3 पॉइंट आपको बताए गए, वो बोलते हैं कि तीनों केस में इनकम टैक्स जो है, वो जो ट्रांसफरर है, जो बंदा एसेट ट्रांसफर कर रहा है, उसको डीम्ड ओनर मानते हैं और उसी से पूरा टैक्स जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहला केस क्या है डीम्ड ओनरशिप का? सबसे पहला केस है डीम्ड ओनरशिप का, जहां पर एक बंदा अपनी वाइफ को या अपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, कि अपनी वाइफ को या माइनर चाइल्ड को कर रहा है अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, और विदाउट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए कर रहा है, मतलब पैसा नहीं ले रहा है। अगर पैसा लेता तो केस लग जाता, वाइट में पूरा पैसा लेता, या तो पैसा कम ले रहा है या पैसा ले ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम जो हस्बैंड है, ठीक है, जो ट्रांसफरर है, उसको अपन क्या मान लेंगे, डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मान लेंगे, और जो ट्रांसफरर है उसे पूरा पैसा, उससे पूरा टैक्स ले लेंगे उस प्रॉपर्टी की इनकम का, ठीक है। ये बताता है क्या, सेक्शन 27 इसमें बताया, सेक्शन 27। अब एक्सेप्शन क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर इन केस ऑफ लीव अ पार्ट ऑफ स्पाउस ओनली, मतलब कि अगर कोई बंदा जो है वो अपने स्पाउस को मेंटेन करने के लिए अगर कोई हाउस ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। सेकंड बात करते हैं इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर्स हैं, उसी को ही माना जाता है कि वो उसके डीम्ड ओनर है, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर से पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है। अब थर्ड वाला है होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल स्टेट, ठीक है। तो होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल स्टेट में क्या होता है कि प्रॉपर्टी है, उसके बहुत सारे ओनर्स है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन सा बंदा कितने परसेंटेज का ओनर है, ठीक है। अभी हमको नहीं पता कि कौन सा बंदा कितने परसेंटेज का, और उसको अभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उस केस में एक बंदे से डीम्ड ओनर मान के पूरी प्रॉपर्टी का टैक्स वसूला जा सकता है, अगर उसमें कोई इनकम हुई है तो ये इनकम टैक्स वालों ने अपने फायदे के लिए बनाया है कि भाई हम तुमको डीम्ड ओनर मानेंगे प्रॉपर्टी का पूरी, और पूरा टैक्स तुमसे वसूल सकते हैं। तो दैट इज माय सेक्शन नंबर 27, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सेक्शन नंबर 23 की। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि असेसी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में एनएवी जो है वो क्या लेता है, निल लेता है। तो और कितने की ले सकता है, मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी की ले सकता है। तो मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी की ले रहा है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है कि ज्यादा उसने खुद रह रहा है अपनी प्रॉपर्टी में, तो ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस, ठीक है। या तो नॉट ऑक्यूपाइड बाय हिम, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो उसको ऑक्यूपाई नहीं करके रखा हुआ है। तो ऑक्यूपाइड नहीं करने का रीजन क्या है कि वो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस प्रोफेशन दूसरी जगह पे है, और जो घर है वो दूसरी जगह पे है, एम्प्लॉयमेंट दूसरी जगह पे है, घर दूसरी जगह पे है, तो उस केस में भी हम एनएवी निल का बेनिफिट दे देंगे, ठीक है।
और मैक्सिमम 2,30,000 का इंटरेस्ट जो है वो अलाउ हो जा रहा है। एक कंडीशन और बोलता है कि आपको उस टाइम पे कोई बेनिफिट डिराइव नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी से, मतलब वो प्रॉपर्टी खाली होनी चाहिए, उसका कोई और यूज नहीं होना चाहिए, तब जाके आप एनएवी नील लोगे। अगर प्रॉपर्टी को तुम रेंट पे दे रहे हो तो एनएवी नील नहीं ले सकते। अब आता है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पढ़ हो चुके हैं, बट बस अब मैं आपको कुछ कुछ मतलब वो बता रही हूँ कि कंक्लूजन्स दे रही हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक जो है वो क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में उसका आंसर जो है वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अलाउ नहीं होता है। और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में होगा हमेशा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जो कि लॉस हमेशा आंसर, मतलब आंसर जो हमेशा लॉस होगा। उसके अलावा कुछ पॉइंट है, जैसे कि पेनाल्टी इंटरेस्ट फॉर नॉट पेइंग द हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन का सिर्फ ओरिजिनल इंटरेस्ट अलाउ होता है, पेनाल्टी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करता है कि सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कि हाउस प्रॉपर्टी की सब लेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। और स्टैंडर्ड रेंट अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो उस केस में आपको लेना है विच इज नॉट गिवन, देन आपको उसको इक्वल लेना है टू हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको उसको म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर के इक्वल ही लेना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बातें हमारे पास और हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है वो आप परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर किसी के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। और वो जो अलाउ होगा वो क्या बोलते हैं, ड्यू बेसिस में अलाउ होगा, अनलाइक म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस में अलाउ होते हैं, ये ड्यू बेसिस में अलाउ हो जाएगा। और अगर एक बार आप 24B में किसी चीज की रिडक्शन क्लेम कर लेते हो तो सेम डिडक्शन आपको पीजीबी में अलाउ नहीं होगा, मतलब एक बार इधर डिडक्शन मिल गया तो उसका सेम डिडक्शन कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेम यही चीज की प्री एक्विजिशन पीरियड कब स्टार्ट होता है, पोस्ट, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, अगर आपने एक लोन लिया है उसको आप रीपे नहीं कर पा रहे हो और उसको रीपे करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर दोनों लोन की रिडक्शन जो है वो अलाउ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर एंड क्या बोलते हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए वो मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ, कि ये वाले जो डाउट्स हैं या ये जो पॉइंट है उसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो आप ये गलती ना करें, इस वजह से मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहती हूँ। सबसे पहला क्या है, इफ प्रॉपर्टीज पार्टली एलओपी एंड एसओपी टाइम वाइज, तो अगर टाइम वाइज पार्टली एलओपी तो आपको आधा टाइम, मतलब कि एक दिन भी एलओपी तो पूरे साल भर को आपको एलओपी ट्रीट करना है। और जिस टाइम में वो एसओपी है तो एसओपी को आप कभी भी वैकेंसी ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। इफ द हाउस इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपका घर ही प्रीवियस ईयर में बना है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका घर बना है 1 जुलाई को, तो आपका घर एग्जिस्टेंस में कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो आपको 9 महीने का ही कैलकुलेशन करना है, मतलब आपको ये जो म्युनिसिपल वैल्यू है फेयर रेंट है उसको आपको 9 मंथ का कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो पूरा कैलकुलेशन होगा वो 9 मंथ के बेसिस पे होगा। उसके बाद अगर आपका प्रॉपर्टी जो है वो जिस साल में स्टार्ट होता है बनना उसी साल में बन के कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में आपको कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं होता है, ठीक है। और वही आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन होता है और उसी साल से आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। और जो इंटरेस्ट ऑन अरियर म्युनिसिपल टैक्सेस या हाउसिंग लोन, मतलब या तो आपने म्युनिसिपल टैक्स और हाउसिंग लोन नहीं लिया, उसके ऊपर आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट लग गया, मतलब नहीं पेमेंट पे इंटरेस्ट, तो वो कभी भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स और जो सीवेज टैक्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो भी पार्ट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस ही है, तो आपको उसको म्युनिसिपल टैक्स ही ट्रीट करना है। एक्चुअल रेंट, वैकेंसी रेंट आपको पता है। और ये बोल रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की इनकम भी यही टैक्सेबल होती है, क्योंकि वो भी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।